हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक। आज हम क्लास 7th का टॉपिक जो है मिक्सचर, मेंटल एबिलिटी में एक टॉपिक है मिक्सचर, उसको हम करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम जानेंगे वेन डायग्राम के बारे में। किसके बारे में? वेन डायग्राम। ठीक है, तो देखो ज़रा समझेंगे इसको अच्छे से। तो वेन डायग्राम जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो वेन डायग्राम यूज़ होता है ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को दिखाने के लिए, है ना। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब उसमें देखो, जैसे हम बात करें कि हमने दिखाने को कहा कि वेजिटेबल्स को दिखाओ। ठीक है, वेजिटेबल्स को दिखाओ। तो अब डायग्राम किस तरीके का होता है? तो जनरली हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सर्कल से ही करें, किसी भी तरह के डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्या कहा कि भाई ये जो सर्कल है इसके अंदर जो सब है वो सब वेजिटेबल्स है। ठीक है, इसके अंदर जो भी है वो वेजिटेबल्स है। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को जब एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उस डायग्राम को क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब देखो, अब समझना है यहाँ पर, अब समझने की चीज आ रही है क्या कि जब भी कोई दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का पार्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का पार्ट है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज पार्ट ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यही समझना। जैसे मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया वेजिटेबल और दूसरा ऑब्जेक्ट लिया पोटैटोज, है ना। मैंने दूसरा क्या ले लिया? पोटैटो। तो क्या पोटैटो वेजिटेबल का पार्ट नहीं है? वेजिटेबल के अंदर मतलब इसमें ही कहीं होगा ना पोटैटो, वो भी तो वेजिटेबल ही है। तो अगर मैं ऐसा लूं, एक ऑब्जेक्ट वेजिटेबल और दूसरा पोटैटो, तो पोटैटो उसके अंदर आना चाहिए। समझ गए क्या? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से ये एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे का पार्ट है तो हम उसको वेन डायग्राम में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया एक कि मैंने ले लिया स्टेशनरी, लेट से स्टेशनरी, कि भाई ये वाला स्टेशनरी है। तो क्या मैं इसको स्टेशनरी के अंदर आने वाली चीज, जैसे मैंने क्या ले लिया? पेंसिल। तो क्या पेंसिल स्टेशनरी में नहीं मिलेगी? मुझे मिलेगी ना। तो स्टेशनरी में पेंसिल मिल गई। समझ में आ रही बात? क्लियर है ये चीजें? ठीक, तो इस तरीके से जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे का पूरा पार्ट हो तो हम ऐसे रिप्रेजेंट उसको कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लेना, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, सेकंड टाइप की बात करें अगर, तो अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, लेट से दो ऑब्जेक्ट है और दोनों अपना कुछ पार्ट ही शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। व्हेन वन ऑब्जेक्ट शेयर सम ऑफ द थिंग्स विद द अदर ऑब्जेक्ट, तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो समझो, है ना। हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो समझो। देखो जरा, हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं तो मैं ये ले लेता हूं कि ये ले लो मेल, ठीक है, और ये ले लो डॉक्टर। तो अब समझना जरा बात को, ये पूरा सेट डॉक्टर्स का है, ये पूरा मेल का है ना। अब मुझे क्या करना है, इनमें रिलेशन ढूंढना है। तो मैं यूं कह सकता हूं क्या, ये मेल है और ये मेल का कुछ पार्ट है ना, कुछ हिस्सा,
कुछ मेल डॉक्टर होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, है कि नहीं? और ऐसा भी कह सकता हूं क्या कुछ डॉक्टर, ये सारे डॉक्टर हैं, पर क्या सारे ही डॉक्टर मेल होंगे? ऐसा थोड़ी ना है। तो कुछ डॉक्टर मेल होंगे क्या? ऐसा कह सकता हूं क्या? बिल्कुल कह सकता हूं। समझ गए क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हो गया। और एग्जांपल ले लें, देखो ये वाला एग्जांपल एक बड़ा अच्छा है, इसको देख लेते हैं कि ये अपना ले लिया मैंने एजुकेटेड, और यहां पर मैंने ले लिया अनएम्प्लॉयड, ठीक है, ये मैंने ले लिया। तो देखो ये सब लोग एजुकेटेड हैं और ये सब लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई कुछ लोग एजुकेटेड हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड है, बिल्कुल सही बात है। और ये अनएम्प्लॉयड लोग हैं लेकिन एजुकेटेड भी हैं, ठीक है। ये वाले तो अनएम्प्लॉयड हैं लेकिन एजुकेटेड भी नहीं है, ये वो लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं लेकिन एजुकेटेड हैं। समझ गए? समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जब दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी कॉमन ना हो, है ना, वन ऑब्जेक्ट शेयर नथिंग विद द अदर ऑब्जेक्ट, तो उसको हम वेन डायग्राम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो समझो कि भाई उनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कोई लेना देना है ही नहीं, है ना, कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? जैसे मैंने ये बोला कार, मैंने बोला कार, और यहाँ मैंने बोला शर्ट। भाई कार का शर्ट से क्या लेना देना? तो बिल्कुल ही अलग है, कुछ भी नहीं है इसमें कॉमन, है कि नहीं? मैंने बोला फ्रूट, ठीक है, और यहां बोल देता हूं मैं कोई भी एक चीज, लेट्स से काव, तो फ्रूट का काव से क्या लेना देना, है कि नहीं? तो दो ऐसी चीजें जब उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी लेना देना नहीं हो, तो वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। क्या आप ये बात समझ गए कि जब दो चीजें हैं जब दोनों में कुछ कुछ हिस्सा कॉमन होगा तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जब पूरा का पूरा उसके पार्ट होगा तो उसके अंदर ही आ जाएगा उठ के, ठीक है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो दोनों अलग अलग दिखेंगे। यहां तक समझ गए? चलो इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो जरा, देखो तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है अपने पास कि हमने क्वेश्चन ले लिया वेजिटेबल और पोटैटो एंड एप्पल, ऐसा, ठीक है, मैंने ये ले लिया। तो अब देखो, अब यहाँ तीन चीजें, दो थी तो हमने दो चीजों के लिए तो कंपैरिजन हमने देख लिया था, अब तीन चीजें, तो तीन चीजों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू वो समझना है आपको। देखो भाई वेजिटेबल का सेट है अगर ये, तो पोटैटो तो इसके अंदर आएगा, ये बात तो हम जानते हैं। क्या वेजिटेबल का एप्पल से कोई लेना देना है? नहीं। पोटैटो का एप्पल से कोई लेना देना है? नहीं। तो इसका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, तो वो अलग दिखेगा। समझ गए? तो इस तरीके से हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है कि कंप्यूटर स्किल्ड, है ना, हमने ऐसा लिया कंप्यूटर स्किल्ड ग्रेजुएट एंड क्या ले लें बताओ? चलो एम्प्लॉयड ले लेते हैं, एम्प्लॉयड, है ना, सही है। अब देखो, अब मुझे इन तीनों के बीच का रिलेशन ढूंढना है, समझाना है कि कैसे बना सकते हैं। तो आप पहले तो इन दोनों को देखो, चलो कंप्यूटर स्किल्ड और ग्रेजुएट को, कि भाई क्या ग्रेजुएट कंप्यूटर स्किल्ड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? पर क्या सारे ग्रेजुएट कंप्यूटर स्किल्ड होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, सारे ग्रेजुएट ही कंप्यूटर स्किल्ड हों। क्या सारे कंप्यूटर स्किल्ड ग्रेजुएट होंगे? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा भी तो नहीं है। मान लो कंप्यूटर में तो स्किल्स हैं अच्छी, लेकिन ग्रेजुएशन नहीं है, ग्रेजुएट नहीं है, ठीक है। तो मतलब कुछ कुछ चीजें ये कॉमन है इनके बीच में, है ना। तो यानी कि इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, ये वाला अगर कंप्यूटर स्किल्ड है तो ये वाला ग्रेजुएट है, ऐसा दिखा सकता हूँ। आगे नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा ये है कंप्यूटर स्किल्ड वाले लोग, ये हैं ग्रेजुएट। जैसे इसमें ये वेजिटेबल था, ये एप्पल था, सॉरी ये पोटैटो था,
और ये एप्पल था, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं एम्प्लॉयड और ग्रेजुएट की। तो भाई ग्रेजुएट एम्प्लॉयड हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या सारे ग्रेजुएट एम्प्लॉयड होंगे? ऐसा जरूरी नहीं। क्या एम्प्लॉयड, सारे एम्प्लॉयड ग्रेजुएट होंगे? ऐसा थोड़ी ना है। एम्प्लॉयड है, ग्रेजुएट नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इनमें भी कुछ चीजें ही कॉमन है, मतलब ऐसा भी नहीं कह सकता कि नथिंग कॉमन, ऐसा भी नहीं कह सकता कि पूरा इसका पार्ट ही होना चाहिए। तो यानी कुछ चीजें यहाँ भी कॉमन है, तो अब इसमें भी कुछ कॉमन बनाना पड़ेगा। तो इसमें कॉमन मैं बना सकता था ऐसे भी, लेकिन मुझे इसको इसके साथ भी एक बार देखना होगा कि भाई एम्प्लॉयड है तो कंप्यूटर स्किल्ड हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता, है ना। पर क्या सारे एम्प्लॉयड कंप्यूटर स्किल्ड होंगे? ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। तो यानी एम्प्लॉयड और कंप्यूटर स्किल्ड में भी कुछ चीजें कॉमन होंगी, तो यानी उसको मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं। समझ में आ रही बात कि कैसे हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे बात करते हैं कि एक अपने पास क्लेवर, ठीक है, एक है पंक्चुअल और एक है अपने पास पुअर, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें इनको रिप्रेजेंट करना है कि किस तरीके से हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखो कैसे करेंगे। अब भाई कोई क्लेवर है तो पंचुअल नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। कि सारे क्लेवर लोग पंचुअल ही होंगे क्या? ऐसा तो जरूरी नहीं है। यानी ये दोनों में कुछ कुछ तो है, मतलब सारे क्लेवर पंचुअल हो ऐसा भी नहीं है, या सारे पंचुअल क्लेवर हो ऐसा भी नहीं है ना। और ऐसा भी नहीं है कि इनमें कुछ भी कॉमन ना है, कि यूं कहूं कि भाई अगर कोई क्लेवर है तो पंचुअल नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं कि कोई पंचुअल है तो क्लेवर नहीं हो सकता, दोनों हो सकते हैं क्या? तो यानी इन दोनों में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज तो हैं, यानी ये ऐसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पुअर की। तो भाई पंचुअल और पुअर, कि भाई पंचुअल है तो पुअर हो, जरूरी तो नहीं है, पर ऐसा भी तो जरूरी नहीं है कि पंचुअल हो तो पुअर नहीं होगा, हो भी तो सकता है। यानी इन दोनों में भी कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं। पुअर और क्लेवर, क्लेवर पुअर नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। सारे क्लेवर पुअर होंगे क्या? ऐसा तो नहीं है। यानी कुछ कुछ कॉमन है कि नहीं। ऐसा भी नहीं है कि कोई भी कॉमन चीज नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि पूरा उसका पार्ट ही है, कुछ कुछ कॉमन है इसमें भी। तो अगर मैं इसको क्लेवर कह रहा हूँ, इसको पंचुअल कह रहा हूँ, इसको पुअर कह सकता हूँ, मतलब पुअर जो है इसके साथ भी कुछ सिमिलैरिटीज लेके चल रहा है, इसके साथ भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। इसका अगला एग्जांपल रहेगा अपना मैमल्स, ठीक है, टाइगर एंड काउ। अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखो, मैमल और टाइगर की बात करें तो क्या टाइगर जो है मैमल है? क्या सारे टाइगर मैमल हैं? हाँ है। मतलब कोई ऐसा टाइगर होगा क्या कि वो मैमल ना हो, है ना। आपने साइंस में पढ़ा होगा मैमल कौन होता है ना। मैमल वो है जो बच्चे देते हैं, या ठीक है, जो अंडे नहीं देते, जो बच्चे देते हैं सीधा, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। मैमल के और भी बहुत सारे टाइप होते हैं, या कह लो प्रॉपर्टीज होती हैं कि हम कैसे जान सकते हैं कि वो मैमल है या नहीं है ना। ये साइंस का टर्म है, आपने साइंस में इसको पढ़ा होगा। तो हम मैमल की बात करें अगर, तो भाई सारे के सारे टाइगर मैमल होते हैं, है ना। सारे के सारे टाइगर मैमल होते हैं, यानी टाइगर को मैमल के अंदर ही आना पड़ेगा। ये नहीं है कि इनमें कुछ कुछ सिमिलरिटी है ना। भाई टाइगर है तो मैमल तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है। तो यानी कि टाइगर को तो मैमल के अंदर आना है। आ गया टाइगर तो मैमल के अंदर। अब काऊ की बात करें तो काऊ और मैमल में, भाई काऊ भी तो मैमल है, सारे काऊ मैमल ही तो हैं, तो काऊ भी मैमल है तो काऊ भी इसके अंदर ही आएगी। पर काऊ और टाइगर को तो देख लो, भाई काऊ और टाइगर में तो कोई लेना देना नहीं है। काऊ कहाँ, टाइगर कहाँ, दोनों अलग है, बिल्कुल अलग अलग है ना। तो काऊ और टाइगर में कोई लेना देना नहीं है, तो वो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? समझ गए वेन डायग्राम का। अब इसमें वेन डायग्राम में और अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं वो देखते हैं एक बार हम, ठीक है। इसको नोट कर लेना है ना। देखो जरा, क्वेश्चन जो है इसमें हमें डायग्राम दिया होता है और डायग्राम से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर एक बारी, फिर समझेंगे ज़रा। जैसे ये हमें एक सर्कल दिया हुआ है, ये एक दूसरा सर्कल दिया हुआ है, और ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है यहाँ पर, और ये ई है, ठीक है। अब इसने कहा ये वाला जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है एजुकेटेड पीपल, ठीक है, और ये वाला जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है एम्प्लॉयड को, ठीक है, और ये वाला जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है कंफर्म्ड इन जॉब, ठीक है, कंफर्म्ड इन जॉब, ठीक है, कंफर्म्ड इन जॉब, ठीक है। अब देखो, अब हमसे ये देने के बाद पूछा क्या जा रहा है कि फाइंड द रीजन, फाइंड द रीजन रिप्रेजेंटिंग पर्सन्स who are educated, who are educated and employed but not confirmed in job, नॉट कन्फर्म्ड इन जॉब, ओके। तो चलो देख लेते हैं एक बार, अब समझना बात को। हाँ तो देखो, कह रहा है ये सब देने के बाद उसने पूछा वो ग्रुप बताओ, वो रीजन बताओ जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन हु आर एजुकेटेड, कि भाई वो पर्सन जो एजुकेटेड हैं और एम्प्लॉयड भी हैं लेकिन जॉब में कंफर्म नहीं है, जॉब में कंफर्म नहीं है। तो देखो एजुकेटेड ये वाला सर्कल है, ये लेफ्ट वाला ये एजुकेटेड है, ये वाला एम्प्लॉयड है, पर हमें वो चाहिए जो एजुकेटेड भी हो और एम्प्लॉयड भी हो, तो जो बीच में आएंगे वही तो होंगे, ये देखो जो इस वाले रीजन में आएंगे वही तो होंगे, तो उसमें आया है बी और डी, पर हमसे कह रहा है लेकिन कंफर्म्ड इन जॉब नहीं होना चाहिए, जॉब में कंफर्म नहीं होना चाहिए, तो डी जो था वो जॉब में कंफर्म था, यानी कि सिर्फ बी ही तो बचा जो कि एम्प्लॉयड है, एजुकेटेड है लेकिन जॉब में कंफर्म नहीं है, है ना। तो उस रीजन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बी। तो हमें इसको डायग्राम को देख के ये चीज बतानी आनी चाहिए, कोई दिक्कत है, समझ गए ये बात को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो जरा नेक्स्ट, देख हमें इसमें एक और डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, ये ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ एक इस तरीके से एक स्क्वायर दिया हुआ है, और ये एक अपने को सर्कल दिया हुआ है। अब इसमें कुछ कुछ नंबर दिए हुए हैं, 8, 3, 6, 7, 11 एंड 17, ठीक है। अब हमसे दिया क्या जा रहा है कि ट्राइंगल रिप्रेजेंट एजुकेटेड पीपल, ठीक है, सर्कल रिप्रेजेंट एम्प्लॉयड, एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट बैकवर्ड, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बैकवर्ड। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि विच रीजन रिप्रेजेंट द बैकवर्ड
uneducated people those are employed, people those are employed. ओके तो देखो जरा, अब इसमें हम कैसे बता सकते हैं वो समझना है आपको। हमें बताना है वो रीजन जो रिप्रेजेंट करता हो बैकवर्ड अनएजुकेटेड पीपल, मतलब बैकवर्ड हो और अनएजुकेटेड हो, लेकिन कैसे हो, बैकवर्ड अनएजुकेटेड पीपल दोज आर एम्प्लॉयड, ठीक है, अनएजुकेटेड पीपल, तो ये सर है ना, हाँ देखो बैकवर्ड और एजुकेटेड ले लें अगर, और एम्प्लॉयड भी ले लें, ठीक है, तो हम इजीली बता पाएंगे, ठीक है। पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, बैकवर्ड भी हो, अनएजुकेटेड भी हो और एम्प्लॉयड भी हो, ठीक है। तो देखो बैकवर्ड कहाँ आएंगे, पहली बात तो ये देखो बैकवर्ड तो यहाँ आ गए, ये पूरा बैकवर्ड पीपल है, कितने 17, 11 एंड 3, कितने 17, 11 एंड 3, तो ये टोटल बैकवर्ड हो गए, ठीक है। अब इसमें भी कैसे होने चाहिए, एजुकेटेड नहीं हो, तो वो कौन है, वो सिर्फ और सिर्फ ये 17 ही तो हैं। और अगर मुझसे पूछा जाए कि वो लोग फिर एम्प्लॉयड भी होने चाहिए, तो ऐसा कोई है क्या, बताओ, एजुकेटेड नहीं हो तो भाई वो तो सिर्फ ये 17 ही है जो एजुकेटेड के बाहर हैं, और फिर पूछ रहा है कि कैसे हो, एम्प्लॉयड भी हो, तो एम्प्लॉयड वाले तो इधर हैं, तो इनका कोई लेना देना ही नहीं है, समझ गए क्या, बैकवर्ड अनएजुकेटेड एम्प्लॉयड, तो इनका कोई लेना देना यहाँ पर नहीं बैठ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर मैं यहाँ पर कोई एक नंबर लिख दूँ, लेट से मैंने लिख दिया यहाँ पर 5, ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपसे पूछूं कि बैकवर्ड अनएजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड, तो आप कहोगे कि ये तो सर बैकवर्ड हैं और एजुकेटेड तो ट्राइंगल वाले हैं, तो नीचे यानी 17 और 5 तो अनएजुकेटेड है, फिर एम्प्लॉयड में आप कहोगे कि इस सर्कल में आना चाहिए, तो वो कौन है, 5 ही तो है। तो अब आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। पहले अगर आपसे पूछा जाता तो आप कहते 0, मतलब कोई भी नहीं है, कोई है ही नहीं, ऐसा कोई नहीं मिला हमें, तो पहले हम ये कह सकते थे, पर अभी हम कह सकते हैं कि आंसर कितना हो जाएगा, ये 5। समझ गए क्या बात को, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना वेन डायग्राम वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है डे, डेट एंड टाइम, है ना, डे डेट, डे एंड डेट, है ना, क्या है, डे एंड डेट। तो चलो जरा, मतलब इसमें हमें कैलेंडर का बेसिक समझना है, बिल्कुल कैलेंडर का बारे में थोड़ा सा बिल्कुल सा हमें हल्का जानना है, ठीक है। तो देखो जरा कैसे कर सकते हैं हम, अगर मैं कैलेंडर की बात करूं तो कैलेंडर में आप जानते हो ईयर जो है 2 टाइप के होते हैं, कैलेंडर में ईयर जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर, है ना, ऑर्डिनरी ईयर, और एक होता है लीप ईयर, सही है क्या। अब ऑर्डिनरी ईयर में अगर मैं देखूं तो 365 डेज होते हैं, ये बात हम जानते हैं, है ना, और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब बात यहाँ उठ के ये आती है कि भाई ऐसा कैसे कि 366 डेज क्यों है उसमें, तो उसमें क्या होता है, फरवरी के अंदर, यानी जो अपना सेकंड मंथ होता है ईयर का, फैब, ठीक है, तो फैब के अंदर कितने आते हैं, 28 डेज तो आते हैं ऑर्डिनरी ईयर में, ठीक है, और एक दिन एक्स्ट्रा आता है यहां पर, कितना, 29 डेज। इस वजह से एक दिन एक्स्ट्रा आने की वजह से ये लीप ईयर हो जाता है,
ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं है, तो सिंपल, ठीक है, इफ एनी ईयर इज डिविजिबल बाय 4, है ना, देन इट इज अ लीप ईयर। ठीक है। अब यहां पर थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं आपको, पर फिर भी हम समझ सकते हैं। देखो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 2020, 2020 आया था ना अभी थोड़ा टाइम पहले, तो आप देखो ये 4 से डिविजिबल है क्या? हम 4 से डिवाइड करने के लिए हमेशा लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड कर दो, अगर वो हो गया तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, तो 24 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये लीप ईयर था, ये लीप ईयर था। अगर मैं लिखूं ऐसे 2024, तो हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, तो ये भी लीप ईयर ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक भी नहीं होगी। इसके अलावा अगर 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो वो तो ऑर्डिनरी ईयर होते ही हैं। ठीक है, पर कुछ ऐसे ईयर भी आते हैं जो 4 से तो डिविजिबल होते हैं पर वो लीप ईयर नहीं होते, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। अब देखो ये ऑर्डिनरी ईयर है, ये तो हम समझ ही गए, ये मैं मिटा देता हूं। अब देखो जैसे ये वाला ईयर है 2000, इसके बाद आएगा 2100, है ना, इससे पहले होगा 1900, इस तरीके के ईयर जिनको बोलते हैं हम, क्योंकि ये 100 के मल्टीपल हैं तो इनको हम बोलते हैं सेंचुरी ईयर। कैसे ईयर? सेंचुरी ईयर। तो ये सेंचुरी ईयर जो होते हैं ना, ये लीप ईयर होते हैं। अगर 4 से डिविजिबल है तो नहीं, 400 से डिविजिबल होने चाहिए ना, तो सेंचुरी ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट इज डिविजिबल बाय 400, 4 से नहीं 400 से अगर डिविजिबल है तो हम इसको लीप ईयर कहेंगे। क्लियर है? जैसे 2000 को अगर आप डिवाइड करो 400 से, तो ये 0 0 तो कैंसिल हो जाएंगे और ये इससे कैंसिल होके 5 आ गया, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो यानी 2000 जो है ना वो लीप ईयर था। समझ गए? पर अगर मैं बात करूं 1900 की, तो ये देखो 19 जो है वो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो 1900 को हम कहेंगे कि दिस इज नॉट अ लीप ईयर, या ऑर्डिनरी ईयर है ये। समझ गए क्या बात? तो इस तरीके से किसी सेंचुरी ईयर के बारे में हम बता सकते हैं। क्लियर? समझ गए? ठीक है, इसको नोट कर लो, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो डे एंड डेट की बात कर रहे हैं, तो डेज के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि भाई एक ऑर्डिनरी ईयर और एक लीप ईयर को समझा हमने कि एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज हैं और एक लीप ईयर में 366 डेज हैं। तो अगर ऐसा है तो देखो जरा, मैं यहाँ पर एक ऑर्डिनरी ईयर की बात करता हूँ यहाँ पर, और ये मैं बात करता हूँ एक लीप ईयर की। सही है? अब देखो अपने को पता है कि टोटल कितने मंथ्स होते हैं, टोटल मंथ्स होते हैं 12, है कि नहीं? 12 मंथ्स हैं। अब देखो वो कौन कौन से हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं मंथ्स। तो मंथ्स की बात करें तो अपना सबसे पहला मंथ है जनवरी, फिर आता है फरवरी, ठीक है, फिर मार्च, ठीक है, फिर आता है अप्रैल, फिर आता है मई, फिर जून, फिर जुलाई, देन अगस्त, देन सितंबर, देन अक्टूबर, देन नवंबर, एंड आफ्टर दैट दिसंबर। ठीक है, यही आता है, ऑर्डिनरी हो चाहे लीप हो, पर डेज अलग अलग होते हैं, वो भी सिर्फ फैब के मंथ में, बाकी तो सेम ही रहते हैं, है ना, बाकी तो सेम ही रहते हैं। जैसे पर ये हमें पता होना चाहिए कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। जैसे जनवरी की बात करें तो जनवरी में 31 डेज होते हैं,
चाहे कोई भी ईयर हो, ऑर्डिनरी हो, लीप हो, बस फेब में ही चेंजेस आते हैं। फेब में फरवरी में 28 डेज होते हैं और इसमें 29 डेज होते हैं, बाकी सब सेम रहता है 31। ठीक है, ये देखो इसको याद करना है, बहुत इजी है। एक इसी में 28 है, बाकी 31 30 31 30 ऐसे ही चलता है। तो देखो 31 28 31 फिर 30 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सही से लिखता हूँ सामने, है ना। जैन में 31, फेब में 28, मार्च में फिर 31, अप्रैल में 30, मई में फिर 31, जून में फिर 30। और ये दोनों मंथ, है ना, ये दोनों मंथ ऐसे हैं जो एक साथ आते हुए भी 31 एंड 31 ही लेते हैं। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। 31 फिर 31, फिर सितंबर में फिर 30, अक्टूबर में फिर 31, नवंबर में फिर 30 एंड दिसंबर में फिर 31। कोई दिक्कत है क्या? इस तरीके से हम यहाँ भी चलते हैं। देखो 31 29, ठीक है, और मार्च में फिर बाकी तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आती, बाकी सब में सेम रहता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये अपने मंथ्स हैं। अब इसको याद करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका हम इससे याद कर लेते हैं कि हम ऊपर वाले से शुरू करते हैं, और जो जो ऊपर आएगा वो 31 वाले हैं, जो जो नीचे आएंगे वो 30 वाले हैं, और एक फैब जो है वो हम अलग से जानते हैं कि 28 या 29, डिपेंड कि ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है। तो देखो जो ऊपर है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना। देखो मई में 31 था क्या, है ना, जुलाई में 31 है। तो अब जुलाई के बाद जैसे आप यहाँ होगे तो फिर ऊपर, यानी कि अगस्त फिर 31, है ना, अगस्त, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये तरीका है रिमेंबर करने का, और ये हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो डेज की बात करते हैं कि डेज इन वीक, है ना, कि वीक के अंदर डेज कैसे होंगे। तो एक वीक में, है ना, इन अ वीक कितने डेज होते हैं? 7 डेज, है ना। और इन डेज के कुछ नाम होते हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम शुरुआत करें मंडे से, लेट से, तो हमारा पहला दिन है मान लो मंडे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्यूसडे, ठीक है, फिर आता है वेंसडे, फिर आता है थर्सडे, फिर आता है फ्राइडे, फिर आता है सैटरडे, एंड आफ्टर दैट संडे। और अगर आगे बात करूं तो फिर संडे के बाद यही रिपीट करने लगते हैं। संडे के बाद फिर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर वही सेम। तो क्या मैं यूं कह सकता हूं हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, हर 7 दिन बाद वही दिन आता है ना। तो ऐसा मैंने यहां से सीखा, क्या सीखा कि आफ्टर 7 डेज डेज स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ, है ना, रिपीटिंग इटसेल्फ, वो खुद को रिपीट करने लगते हैं फिर, हाँ, है ना। जैसे जैसे अगर मैं यूं कहूं आज 1 तारीख है, मान लेते हैं अगर 1 तारीख है आज, मैंने कहा कोई भी मंथ ले लो, दिसंबर ले लो, 1 दिसंबर को मैंने यूं कहा कि लेट्स से टुडे इज ट्यूसडे, है ना। तो अगर मैं देखूं, आप समझना बात को, 2 तारीख को आप बताओ क्या आएगा, तो आप कहोगे वेंसडे, है ना। 3 दिसंबर को क्या आएगा, तो आप कहोगे थर्सडे। 4 दिसंबर को क्या आएगा, तो आप कहोगे फ्राइडे। 5 दिसंबर को क्या आएगा, आप कहोगे सैटरडे। 6 दिसंबर को क्या आएगा, संडे। 7 दिसंबर को क्या आएगा, आप कहोगे मंडे। अगर मैं पूछूं 8 दिसंबर को क्या आएगा, तो आप कहोगे ट्यूसडे, है ना। तो क्या मैं देख पा रहा हूं यहां पर कि 1 दिसंबर को अगर ट्यूसडे था तो एग्जैक्ट 7 डेज बाद फिर से ट्यूसडे आ गया।
क्योंकि हमने बोला ना 7 डेज के बाद वो डेज अपने आप को रिपीट करने लगते हैं, हर 7 दिन बाद वही सेम दिन आता है, सेम डे आता है। क्या कोई दिक्कत है? तो आप देखो 7 दिन बाद अगर मैं 7 दिन आगे बढ़ूं तो डे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 तारीख को 1 दिसंबर को ट्यूसडे है, तो 8 दिसंबर को क्या है? ट्यूसडे। वो हमने देख भी लिया यहाँ से लिखकर। तो आप सीधा बता सकते हो क्या कि 15 दिसंबर को क्या होगा? तो 15 दिसंबर क्या इसमें 7 डेज ऐड करके नहीं आएगा? तो आपको सीधा बताना चाहिए ना कि 15 दिसंबर को भी तो ट्यूसडे ही आएगा सर, इसमें क्या नया है? आया ना, 15 दिसंबर को भी ट्यूसडे ही आ जाएगा। क्लियर है ये बात? तो बहुत आसानी से हम ये चीज़ें भी बता सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। अब देखो इस पर क्वेश्चन हमसे बहुत सिंपल क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो देखते हैं। देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई है ना कि हर 7 दिन बाद सेम ही दिन रहता है, उसका इस्तेमाल करते हुए आप बहुत आसानी से इसको बता सकते हो कि अब ये प्रॉपर्टी की तरह भी हम याद भी रख सकते हैं और आप क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व भी कर सकते हो कि एक ऑर्डिनरी ईयर है। कैसा है? ऑर्डिनरी ईयर। भाई अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो मैंने यूं कहा आपसे कि उसका 1 जनवरी को, है ना, उसका 1 जनवरी को मैंने कहा मंडे था। तो आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि उसके 31 दिसंबर को कौन सा दिन रहेगा? सही है क्या? कौन सा दिन रहेगा? तो अब आप कहोगे सर ये क्या पूछ लिया आपने, है ना, कैसे बताएंगे हम? तो अब देखो कैसे बताएंगे हम, ये समझो। अभी अभी मैंने बोला 7 दिन बाद कोई चेंज नहीं आएगा। क्या? 7 दिन बाद कोई चेंज नहीं आएगा। तो यानी कि 14 डेज बाद भी तो कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। अगर 7 दिन बाद 1 तारीख को ट्यूसडे था अभी थोड़ी देर पहले, तो 8 को भी तो ट्यूसडे ही आया, और 15 को भी तो ट्यूसडे ही आया, और 15 के बाद 7 दिन यानी 22 को भी तो ट्यूसडे ही आएगा, और इसके बाद 7 डेज 29 को भी तो ट्यूसडे ही आएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? आएगा ना। तो अब आप देखो कि हर 7 दिन पे कोई चेंज नहीं पड़ रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा। सही है? अगर ऐसा है तो मैं इन बीच वालों को हटा दूं तो क्या ये 29 का ट्यूसडे चेंज हो जाएगा क्या? ये तो अभी भी ट्यूसडे ही है ना। मतलब अगर मैं आपसे सीधा पूछूं कि अगर 1 तारीख को ट्यूसडे है तो 29 को क्या होगा, तो आप मुझे यूं नहीं कहोगे सर ये साथ साथ ऐड करके पहुंचेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं काम करता हूं, मैं देखता हूं यहाँ पर कितने दिनों का गैप है। तो मैंने जब सब्ट्रैक्ट किया तो 28 डेज आ गए। अगर 28 डेज आ गए जो कि 7 का ही मल्टीपल है, तो कोई चेंज नहीं आने वाला। क्या कह रहे हो? कोई चेंज नहीं आने वाला, वही दिन रहेगा। समझ गए क्या? ये चीज़ समझी हमने। अब ये मैं यहाँ इस्तेमाल कर लेता हूँ कि भाई मैंने देखा, मैंने समझा इसको कि ऑर्डिनरी ईयर में, एक ऑर्डिनरी ईयर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 365 डेज होते हैं टोटल। लेकिन मैं 1 जनवरी से शुरू करते हुए लास्ट तारीख पर गया, है ना। आप समझना, अगर मैं 1 तारीख से 8 पे गया तो देखने में ऐसा आपको लगेगा कि 8 दिन है, पर यहाँ से जाते टाइम तो 7 ही दिन लगे ना यहाँ पहुँचने में। तो पूरे साल में 365 डेज तो हैं, लेकिन पहली तारीख से जब आप यहाँ तक पहुँचोगे तो 1 दिन कम ही तो लगा ना आपको, 364 डेज ही तो लगेंगे ना। ठीक है, तो आपको इसके बीच का जब गैप देखोगे तो वो 364 डेज का है। अब मैंने इसको 7 से डिवाइड करके देखा कि क्या ये 7 का मल्टीपल है या नहीं है। तो 364 के हिसाब से अगर मैं बढ़ूंगा तो 7 5 जा 35, 1 रिमाइंडर 4, 7 2 जा 14, 0। तो ये तो 7 का मल्टीपल है, सीधा सीधा दिख गया मुझे। हाँ है ना, 7 का मल्टीपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और देखो हर 7 डेज मिलकर क्या बनाते हैं? एक वीक बनाते हैं। समझ रहे हो क्या? एक वीक बनाते हैं। तो ऐसा भी कह सकता हूं क्या कि एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर, एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 52 वीक्स आएंगे। और 52 वीक्स का मतलब 364 डेज ही हुआ, पर एक दिन और भी तो है इसमें, 365 डेज होते हैं ना टोटल। तो यानी 365 के अलावा एक एक्स्ट्रा डे भी होता है। समझ गए? एक ऑर्डिनरी ईयर में ये बात भी हम याद रख सकते हैं। क्या क्लियर है?
और देखो, तो मतलब यहां से यहां जाने में एग्जैक्ट 52 वीक्स लगे मुझे, यानी 7 का गैप ही तो है, ये 7 के मल्टीपल पे ही तो बढ़ता चला गया। यानी ऐसा कह सकता हूं क्या कि भाई कोई चेंज नहीं आएगा, मंडे था तो मंडे रहेगा, ट्यूसडे होता तो ट्यूसडे ही रहता। तो मैंने ये भी ध्यान रख लिया अब तो क्या कि भाई ऑर्डिनरी ईयर में ईयर का पहला दिन और ईयर का लास्ट दिन है ना, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे सेम होते हैं, चाहे वो कोई सा भी ईयर हो, ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी ही होना चाहिए, लीप ईयर की बात नहीं हो रही है ना। तो इन एन ऑर्डिनरी ईयर फर्स्ट एंड लास्ट डे आर सेम ही होते हैं वो। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? समझ गए क्या ये बात? ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं लीप ईयर के लिए बता देता हूं, है ना। देखो जरा, अब बात करते हैं लीप ईयर की, है ना। ये समझ गए हम बात पूरी। देखो, इस पिछले वाले की हेल्प मिल जाएगी काफी हद तक इसमें, कि एक लीप ईयर की अगर बात करें तो एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं इसके अंदर। तो मैंने अभी अभी देखा कि 364 डेज जो हैं वो 52 वीक्स बनाते हैं, यानी इसके अंदर 52 वीक्स के बाद भी 2 दिन एक्स्ट्रा बचे होंगे, हाँ है ना, 2 दिन एक्स्ट्रा बचे होंगे। क्या कोई दिक्कत है? अब समझो, अब अगर मैं वही सेम चीज समझने की कोशिश करूं कि 1 जनवरी को मंडे था अगर, तो 31 दिसंबर को क्या होगा? अब इसमें आप कहोगे कि सर इसमें तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए जो गैप कवर करना पड़ेगा वो 365 डेज का होता है, 365 डेज का होता है क्या? तो अब आप कहोगे सर 364 तो 7 का मल्टीपल था, पर 365 थोड़ी ना है। तो आप मुझे एक चीज बताना खुद से कि भाई 1 तारीख को अगर ट्यूसडे है किसी भी डेट को, तो अगर 8 तारीख पर पहुंचे हैं 7 दिन बाद, तो क्या आप नहीं कहोगे ट्यूसडे? कहोगे ना। और अगर मैं पूछूं 9 तारीख को क्या है, तो आप कहोगे वेंसडे होगा, एक अगले दिन ही तो जा रहे हो। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो नहीं कर पाओगे क्या? आप यूं कहोगे ना कि 1 से 7 दिन बाद सेम रहेगा और अगले दिन हो तो एक दिन बढ़ा दो। तो जब इस 365 के गैप को जब आप डिवाइड करोगे 7 से, तो आप समझना 7 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है ये, है ना, 1 रिमाइंडर आ जाएगा इसमें, यानी 7 के मल्टीपल से भी 1 ज़्यादा है, यानी 1 दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा, 1 दिन अगला दिन आ जाएगा। तो मंडे है तो ट्यूसडे रहेगा। समझ गए? ये बात हम लीप ईयर के लिए कह सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है? समझ गए? अब देखो, एक क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि प्रिया remembers that she saw her maternal aunt on Friday। कब देखा था उनने? फ्राइडे को, ठीक है। आफ्टर 23rd of a month, if 6th of that month, है ना, उस मंथ की जो 6 तारीख होगी, fall on Sunday, ठीक है, then on what day of the week did she meet?
है ना, कि वो किस दिन मिली थी बताओ जरा। क्वेश्चन समझ गए? समझ लेते हैं फिर से थोड़ा सा कि भाई प्रिया को ये याद है कि वो अपनी मैटरनल आंट से फ्राइडे को मिली है, ठीक है। कब मिली है? फ्राइडे को मिली है, 23rd के बाद। लेकिन वो मंथ जो भी है उस मंथ की 23rd के बाद ही मिली है किसी दिन, और वो दिन फ्राइडे था। और उसको इतना पता है कि उस मंथ की 6 तारीख को संडे था, तो आपको बताना है वो किस दिन मिली थी, मतलब किस तारीख को मिली थी, किस डेट को मिली थी। समझ गए? तो मुझे इतना पता है अगर 6th संडे है तो 7 के गैप पे संडे ही आएगा, हाँ है ना। तो 6 संडे है तो 6 के बाद 7 ऐड करेंगे तो 13 के बाद 7 ऐड करेंगे तो 20, ये भी संडे ही है ना, हाँ है ना। और अब देखो हमें 23rd के बाद जाना है, वो भी फ्राइडे पे, 23rd के बाद फ्राइडे पे जाना है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि भाई ऐसा ही है तो 20 के बाद 7 और ऐड करोगे तो 27 को भी संडे ही होगा, पर मुझे 23 के बाद कोई फ्राइडे चाहिए, 23 के बाद कोई फ्राइडे चाहिए। तो 27 से पहले अगर मैं आना शुरू करूं, आप मुझे बताना। ये अगर मान लो 27 है तो 26, 25, 24, हाँ है ना, और 23 ऐसे भी आ सकता हूँ, या 20 से आगे भी जा सकता हूँ, मर्जी है मेरी। पर इसके पास में पड़ेगा फ्राइडे, संडे के पास पड़ता है, ठीक है। तो अगर ये संडे है तो एक दिन पहले सैटरडे नहीं होगा, एक दिन पहले फ्राइडे नहीं होगा उससे, तो क्या 23 के बाद आने वाला पहला फ्राइडे 25 नहीं है क्या? तो 25th को वो उससे अपनी आंट से मिली होगी। कोई दिक्कत है क्या? तो ये हमने कैलेंडर के अंदर डे और डेट के बारे में थोड़ा बहुत समझा है। आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।